पहले प्यार से छुपकर मिलने वाली मॉडर्न सास। सुबह का समय है। मिताली आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही है। वाह मिताली, आज भी तुम्हारे बाल उतने ही घने, काले और रेशमी हैं जैसे पहले थे। इतना कहकर दिनेश लाल अपने हाथों से मिताली के बाल बनाने लगते हैं। हटिए, ये उम्र है आपकी ऐसी हरकत करने की। कुछ भी करते रहते हैं। अरे क्या कुछ भी, जो भी करता हूँ अपनी मॉडर्न सी बीवी से ही तो करता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। हटिए, आप पीछे हटिए। फिर मिताली कोनी से हल्का सा दिनेश लाल के पेट में धक्का देती है और आईने के पास से हट जाती है। पर धक्का लगने से दिनेश लाल को तेज खांसी आने लगती है और वो जमीन पर बैठ जाते हैं। अरे अरे, क्या हुआ? मिताली तुरंत उन्हें संभालती है और बिस्तर पर बैठा देती है। उम्र हो गई है, कहती हूँ अपना ख्याल रखा करिए। आप अपना जरा सा भी ध्यान नहीं रखते हैं। बैठिए यहाँ। फिर मिताली एक गिलास पानी लाकर दिनेश लाल को दे देती है और दिनेश लाल पानी पीने के बाद, घबराओ मत मिताली, मैं ठीक हूँ। मेरी ही गलती है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हे भगवान, क्यों नहीं संभल कर रही मैं। और आपकी उम्र हो गई है, फिर भी समझ नहीं आता कि थोड़ा संभल कर रहे। अरे क्यों घबराती हो भाग्यवान, इतनी जल्दी मैं मरने वाला नहीं हूँ। चुप कीजिए, मरने वरने की बात मत कीजिए। चलिए नीचे नाश्ता कर लीजिए। मिताली दिनेश लाल को लेकर नीचे उतरती है। फिर दिनेश लाल नीचे उतरकर अखबार लेकर पढ़ने लगते हैं और मिताली किचन में आ जाती है। आज कुछ ज्यादा चटपटा नहीं बनाकर सादा ही कुछ बना लेती हूँ। वैसे भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हल्का सा बनाऊंगी तो खा लेंगे। अरे उनकी तबीयत के लिए भी ठीक रहेगी। इतना सोचकर मिताली खिचड़ी बना लेती है। फिर अलग से रोटी और सब्जी भी तैयार कर लेती है। चलो, खाना तो बन गया है। मिताली डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर आती है। तभी विजय भी आकर टेबल पर बैठ जाता है। मम्मा, खाना बन गया है क्या? हाँ बेटा, बस अभी बना है, गर्मा गर्म खाना है। बैठ जा, परोस रही हूँ। फिर मिताली डाइनिंग टेबल पर बैठकर तीनों की प्लेट लगाती है और दिनेश लाल को खिचड़ी परोसती है और खुद को और विजय को रोटी सब्जी परोसती है। फिर सभी खाना शुरू करते हैं। मम्मा, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। अरे मुझे भी जरा सब्जी दो, इस खिचड़ी में तो कोई स्वाद ही नहीं है। ना नमक है ना मिर्च, कुछ पता ही नहीं चल रहा इसमें क्या है। ऐसा लग रहा है जैसे बस पानी पी रहा हूँ। ये सुनकर विजय थोड़ा चिंतित हो जाता है। पापा, पहले भी आपकी जबान का स्वाद चला गया था, तब भी आपकी तबीयत खराब हुई थी। देख रहा है बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे तो इनकी बातों से डर लगने लगता है। पापा, मैंने पहले भी आपके लिए 2 बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक किया था और आप बहाना करके नहीं गए थे। इस बार तीसरी बार बुक कराया है। इस बार आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, वरना मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा डॉक्टर के पास। इस बार कोई बहानेबाजी नहीं करूंगा, ठीक है? इतना कहते ही दिनेश लाल को जोर से खांसी आने लगती है। अरे फिर से खांसी? मिताली तुरंत पानी लेकर दिनेश लाल को पिलाती है। मुझे नहीं खानी है खिचड़ी, बिल्कुल बेस्वाद है, मैं जा रहा हूँ। दिनेश लाल बिना खाना खाए ही उठकर चले जाते हैं। फिर विजय और मिताली भी थोड़ा बहुत खाकर उठते हैं। मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पापा को तैयार रखना, दोपहर को आकर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तैयार रखूंगी। फिर विजय ऑफिस के लिए निकल जाता है और मिताली दिनेश लाल के पास आती है। अच्छा सुनिए, मैं आपके लिए फल का जूस निकाल देती हूँ, वो पी लीजिए। उसमें बहानेबाजी मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है। मिताली किचन में जाकर फूलों का जूस निकालकर दिनेश लाल को देती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और दोपहर को विजय अपने ऑफिस से डॉक्टर को फोन करता है। हेलो डॉक्टर। हाँ बोलिए, क्या हुआ? डॉक्टर, मेरे पापा दिनेश लाल जी का एक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। उनकी तबीयत फिर से खराब होने लगी है। शाम को मैं उन्हें चेकअप करवाने लेकर आऊंगा। आप पहले भी 2 बार अपने पिताजी के नाम से अपॉइंटमेंट बुक कराकर नहीं आए हैं, ये तीसरी बार है। मैं आपका नाम लिख रहा हूँ, लेकिन अगर इस बार भी आप उन्हें चेकअप के लिए नहीं लाए तो फिर मैं कभी उनका नाम नहीं लिखूंगा। उनकी तबीयत पहले से बिगड़ रही है, उम्र हो गई है, आपको उन्हें रोज चेकअप के लिए लेकर आना चाहिए। डॉक्टर, इस बार मैं पक्का उन्हें लेकर आऊंगा, आप अपॉइंटमेंट लिख लीजिए। अच्छा ठीक है, शाम को 6:30 से 7 के बीच आपका अपॉइंटमेंट है, उन्हें लेकर आ जाइएगा। इतना कहकर डॉक्टर फोन रख देते हैं और विजय थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और शाम के 6 बज जाते हैं। उधर घर पर दिनेश लाल अपने कमरे में कपड़े पहनकर तैयार हो रहा होता है। ला 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 ला, कौन कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? कौन कहता है मैं बीमार हूँ? देखो कितना फिट हूँ मैं, देखो ये कपड़े पहनकर कितना अच्छा लग रहा हूँ। लोगों को बस मैं ही बीमार लगता हूँ, ये है वो है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। दिनेश लाल खुद से बातें करते हुए हल्का मुस्कुरा रहे होते हैं।
तभी अचानक से देखते ही देखते दिनेश लाल को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। उनकी सांसें तेज चलने लगती हैं और वो हांफने लगते हैं। दिनेश लाल चक्कर खाकर जमीन पर गिरने ही वाले होते हैं कि तभी मिताली दौड़ कर आती है और उन्हें संभाल लेती है। जैसे ही मिताली उन्हें पकड़ती है, दिनेश लाल बेहोश हो जाते हैं। मिताली जमीन पर बैठ जाती है और दिनेश लाल का सिर अपनी गोद में रख लेती है। अरे इन्हें क्या हो गया? अचानक ऐसे बेहोश कैसे हो गए? इतना पसीना क्यों आ रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिताली परेशान होकर दिनेश लाल को सहलाने लगती है। तभी उसी वक्त विजय घर पहुंचता है और दिनेश लाल के कमरे में जाकर देखता है कि मिताली जमीन पर बैठी है और दिनेश लाल का सिर उनकी गोद में है। मम्मी, क्या हुआ? पापा को ऐसे जमीन पर क्यों लेटाया है? बेटा, जब मैं कमरे में आई तो ये बहुत तेज हाँफ रहे थे, तभी अचानक गिर गए। मैंने तुरंत पकड़ लिया पर ये बेहोश हो गए। देखो कितना पसीना हो रहा है, पूरा शरीर भीग गया है। मम्मी, पहले पापा को बिस्तर पर लेटाते हैं। विजय दिनेश लाल को संभाल कर उठाता है और बिस्तर पर लेटा देता है। मम्मी, मैं तो आया था पापा को डॉक्टर के पास ले जाने, लेकिन अब उन्हें बाहर ले जाना ठीक नहीं लग रहा। ऐसा करता हूँ, डॉक्टर को ही घर बुला लेता हूँ। हाँ बेटा, डॉक्टर को बुला ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। विजय तुरंत डॉक्टर को फोन मिलाता है। हेलो डॉक्टर साहब, पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो अचानक बेहोश हो गए हैं। प्लीज प्लीज आप जल्दी आ जाइए। आप घबराइए मत, मैं थोड़ी देर में आपके घर पहुंच रहा हूँ। इतना कहकर डॉक्टर फोन रख देते हैं और कुछ समय बाद डॉक्टर उनके घर पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, जल्दी देखिए मेरे पति को, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। घबराइए मत, मैं चेक करता हूँ। फिर डॉक्टर अपने बैग से उपकरण निकालते हैं और दिनेश लाल का बीपी चेक करते हैं। फिर वो नब्ज देखते हैं और सांस की गति और हाथ पैर की प्रतिक्रिया भी जांचते हैं। कुछ देर तक जांच करने के बाद डॉक्टर गंभीर होकर खड़े हो जाते हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने भी अपना ख्याल नहीं रखा, इसी वजह से हालत और बिगड़ गई है। अब इन्हें बहुत ज्यादा स्पेशल केयर की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर, हुआ क्या है? क्या दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते? हाँ डॉक्टर, बताइए ना, क्या बीमारी है? ऐसी कोई एक बीमारी नहीं है जिसे दवा से पूरी तरह ठीक किया जा सके। ये उम्र का असर है। इनकी उम्र हो चुकी है, शरीर के कई अंग कमजोर हो गए हैं। कभी ठीक से काम करेंगे, कभी नहीं करेंगे। धीरे धीरे शरीर की ताकत कम हो जाती है। डॉक्टर थोड़ी देर रुककर आगे कहते हैं, इसीलिए अब इनकी खास देखभाल जरूरी है। समय पर दवा, आराम और रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है। पर डॉक्टर, ऐसा कब तक चलेगा? आखिर मेरे पापा कब तक इस तरह बीमार रहेंगे? कभी तो उनकी तबीयत ठीक होगी। देखिए, तबीयत ठीक होने के बारे में जब तक दवाइयों से शरीर चल रहा है तब तक ये जिंदा रहेंगे। जिस दिन इनकी बॉडी ने दवाइयों पर रिएक्ट करना बंद कर दिया, उस दिन इनका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। समझ जाइए अच्छे से। डॉक्टर, आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर, हमें डर लग रहा है, पर आप इस तरह की बातें करके हमें और डरा रहे हैं। देखिए, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। मैंने जो सच है वही बताया है। डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। जितने पैसे लगेंगे, जितनी दवाइयों का खर्च होगा, सब मैं करने को तैयार हूँ। आप बस मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इन्हें समय पर दीजिएगा और रेगुलर चेकअप करवाते रहिएगा। फिर डॉक्टर दवाइयाँ लिखकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मिताली बेहोश दिनेश लाल के पास बैठ जाती है और उनके हाथ पकड़कर रोने लगती है। देख रहे हो बेटा, मैं इन्हें कहती थी ना, अपना ध्यान रखा करिए। किसी की बात नहीं सुनते थे। अब देखो तबीयत कितनी खराब हो गई है। अब मैं क्या करूं? मिताली दिनेश लाल के हाथों को कसकर पकड़ लेती है। आप अब से कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपका ख्याल रखूंगी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपको मुझे छोड़कर जाने नहीं दूंगी। तभी दिनेश लाल को थोड़ा सा होश आता है। अरे पगली, क्यों रोती है? मैं अभी मरा नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ। ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालिए, आपको कुछ नहीं होगा। पापा, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? अगर आज आपको कुछ हो जाता तो हम लोगों का क्या होता? मम्मी का क्या होता? मेरा क्या होता? कभी सोचा है? बेटा तू घबरा मत, अभी मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर दिनेश लाल चुप हो जाता है और विजय धीरे से कमरे से बाहर चला जाता है। वही मिताली दिनेश लाल के पास ही बैठी रहती है और उनका ख्याल रखती है। धीरे धीरे समय बीतता है और रात हो जाती है। रात हो गई है, इन्हें भूख लगी होगी, इनके लिए कुछ हल्का बना देती हूँ। फिर मिताली किचन में आकर दिनेश लाल के लिए दलिया बनाती है और कटोरी में करके दलिया ले जाती है। लीजिए, दलिया खा लीजिए, आपको थोड़ी ताकत मिलेगी। मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा ये दलिया। आपका दलिया खाना जरूरी है, खाएंगे तभी तो ताकत मिलेगी आपको। मिताली दिनेश लाल को समझाती है, जिसके बाद दिनेश लाल खाने के लिए चम्मच उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ कांप रहे होते हैं। ये क्या, आपके हाथ कांप रहे हैं? आप रहने दीजिए, मैं आपको खिला देती हूँ।
फिर मिताली अपने हाथों से दिनेश लाल को दलिया खिलाती है और दलिया खिलाने के बाद मिताली अपने पल्लू से दिनेश लाल का मुंह साफ करती है। फिर उन्हें थोड़ा सा पानी पिलाती है। फिर मिताली और दिनेश लाल सो जाते हैं और अगली सुबह मिताली चाय बनाकर दिनेश लाल के कमरे में आती है। उठिए, चाय लाई हूँ, थोड़ा उठकर बैठिए, चाय पी लीजिए, फिर नहा लीजिएगा। दिनेश लाल उठने की कोशिश करते हैं लेकिन ठीक से उठ नहीं पाते और दिनेश लाल का मुंह भी पूरी तरह से खुल नहीं पा रहा होता है। मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमारे बेटे को बुलाओ। जी अभी बुलाती हूँ। मिताली जल्दी से विजय के कमरे में जाती है जहाँ विजय सो रहा होता है। उठ बेटा, जल्दी उठ, पापा बुला रहे हैं। विजय तुरंत उठता है और मिताली के साथ दिनेश लाल के पास आता है। क्या हुआ पापा, आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं समझ गया हूँ, अब ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, वादा कर, पूरी करेगा? हाँ पापा, आपकी जो भी इच्छा है मैं पूरी करूंगा, बताइए। बेटा, शादी कर ले, अपनी जिंदगी में सेटल हो जा, मैं तेरे सिर पे सेहरा और खुशहाल परिवार देखना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात पापा, मैं शादी कर लूंगा, लेकिन आप ऐसी बातें मत कीजिए, अभी तो आपको मेरी पत्नी के साथ साथ अपने पोते पोतियों को भी देखना है। देखिए, आप मुझे इस तरह बीच मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आपके बिना मेरा क्या होगा? प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। कुछ देर बाद मिताली कमरे से बाहर हॉल में आ जाती है। फिर विजय भी हॉल में आता है। देख बेटा, अगर कोई लड़की पसंद हो तो तुरंत शादी कर ले, अपने पापा की इच्छा पूरी कर दे, शायद तेरी शादी से वो खुश हो जाए और उनकी तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। मुझे तो कोई लड़की पसंद नहीं है, ना ही मेरी नजर में कोई लड़की है, आप ही कोई लड़की देख लीजिए, मैं जल्द से जल्द शादी कर लूंगा। ठीक है, मैं आज ही अपने रिश्तेदारों से तेरी शादी की बात चलाती हूँ। मिताली अपने पूरे रिश्तेदारों में विजय की शादी की बात चला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गंगा और राधिका घर आती हैं। कैसी हो मिताली, सब ठीक है ना? भाभी, अभी भैया की तबीयत कैसी है? क्या बताऊं, आपके भैया की तबीयत बहुत खराब चल रही है। ये सुनकर गंगा और राधिका तुरंत दिनेश लाल के कमरे में जाती हैं। अरे देवर जी, अपना ख्याल रखिए, भाभी की बात मानिए, मनमानी मत कीजिए। भैया, अब उम्र हो गई है, आराम कीजिए और दवा समय पर लीजिए। अरे, मैं सबकी बातें मानता हूँ, तुम लोग फिक्र मत करो। थोड़ी देर बातचीत के बाद सभी लोग हॉल में आकर बैठ जाते हैं और विजय भी वहीं आकर बैठ जाता है। मिताली, तुम विजय के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी ना? हाँ दीदी, अब तो जल्दी शादी करनी है। तो सुनो, हमने एक लड़की देखी है, बहुत अच्छे घर खानदान की है, संस्कारी भी है। हाँ, हमें बहुत पसंद आई, अगर तुम्हें ठीक लगे तो विजय की शादी उससे करवा दो। गंगा और राधिका लड़की की फोटो विजय के सामने रखती हैं। विजय ध्यान से फोटो देखता है। मुझे रिश्ता मंजूर है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो चलो एक बार भैया को भी उनकी होने वाली बहू की शक्ल दिखा देते हैं। सभी लोग फिर से दिनेश लाल के कमरे में जाते हैं। देखिए, आपकी होने वाली बहू, इसी लड़की से विजय की शादी करवाने की सोच रहे हैं। दिनेश लाल फोटो देखते हैं। बहुत प्यारी लड़की है, बहुत सुंदर है, जल्दी से जल्दी शादी की तैयारी शुरू करो, मुझे अपने बेटे की बारात देखनी है। सुन लिया आप लोगों ने, अब जल्दी से शादी की बात आगे बढ़ाइए और जितनी जल्दी हो सके तारीख निकालिए। अच्छा ठीक है, हम बात करके बताते हैं। फिर गंगा और राधिका वहाँ से चली जाती हैं और एक दिन के बाद ही अगले दिन वो लोग खबर लेकर आती हैं। अगले हफ्ते की शादी की तारीख मिल गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगले हफ्ते विजय की शादी करवा देते हैं। ये सुनकर घर में खुशी का माहौल बन जाता है और जैसे ही मिताली दिनेश लाल को बताती है कि अगले हफ्ते शादी है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। अगले हफ्ते? वाह, सारी तैयारियां अच्छे से करना। हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और शादी का हफ्ता आ जाता है और घर में मेहमान और पड़ोसी आना शुरू हो जाते हैं। अरे, हल्दी की रस्म है, ये हल्दी इधर रखो और दूल्हे राजा को पकड़ कर बैठाओ, भाग ना जाए कहीं। फिर विजय को बैठाया जाता है और औरतें मिलकर विजय को हल्दी लगाने लगती हैं। देखो देखो, हमारा दूल्हा तो शर्मा रहा है। हल्दी अच्छे से लगाओ, कल शादी है, चमकना चाहिए। सभी औरतें हंसी ठिठोली करती हैं। माहौल पूरी तरह खुशियों से भरा होता है। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठे दिनेश लाल ये सब सुनते हैं। मैं भी देखूं अपने बेटे की हल्दी। वो पास में रखी लकड़ी उठाते हैं और सहारे से धीरे धीरे कमरे से बाहर आते हैं और झांक कर देखते हैं कि विजय हल्दी लगवा रहा होता है। वाह, मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है।
कल इसकी शादी होगी। तभी मिताली दिनेश लाल के पास आती है और उन्हें बाहर देखकर चौंक जाती है। अरे आप खुद कमरे से बाहर आ गए, इसका मतलब आपकी तबीयत में सुधार हो रहा है। अरे बेटे की शादी में नाचना है, तबीयत में सुधार तो होगा ही। ऐसे ही कुछ दिन बाद शादी का दिन आ जाता है और विजय दूल्हे के जोड़े में तैयार होता है। वहीं दिनेश लाल भी कोट सूट पहनकर तैयार होकर बाहर आते हैं। अरे वाह, हमारा दूल्हा तो बिल्कुल राजकुमार लग रहा है। नजर न लगे। बारात की तैयारी पूरी हो जाती है। ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ बारात निकलती है और दिनेश लाल बारात में नाचने लगते हैं। अरे ज्यादा मत नाचिए, तबीयत का ध्यान रखिए। अरे कुछ नहीं होगा, मेरे बेटे की शादी है, मैं तो नाचूंगा ही। दिनेश लाल खुशी में धीरे धीरे कदम मिलाते हुए बारात के साथ मंडप पहुंचते हैं। मंडप में दूल्हा दुल्हन के जोड़े में बैठे श्रुति और विजय 7 फेरे लेते हैं और शादी संपन्न हो जाती है। फिर विजय श्रुति को अपने घर ले आता है। श्रुति बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। श्रुति दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। अरे वाह, बहू का गृह प्रवेश हो गया। अब बहू तुम अपने पति के साथ जाकर आराम करो। चल बहू, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। मम्मा, आप पापा को लेकर जाइए, मैं श्रुति को अपने कमरे में लेकर जाता हूँ। हाँ बेटा, ठीक है। मिताली दिनेश लाल को कंधे का सहारा देकर उनके कमरे में ले जाती है। फिर उधर विजय श्रुति को अपने कमरे में ले जाता है और कमरे में पहुंचकर श्रुति, पापा जी की तबीयत खराब है क्या? बहुत कमजोर लग रहे थे। हाँ, पापा की तबीयत काफी समय से ठीक नहीं है, उनकी इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाए। इसी तरह विजय श्रुति थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं और अगली सुबह श्रुति नहाकर तैयार होती है। आज मेरी पहली रसोई है, मैं तरह तरह की डिशेस बनाऊंगी। मम्मी जी मॉडर्न है, उनके लिए कुछ मॉडर्न खाना बनाऊंगी। श्रुति तैयार होकर नीचे किचन में आती है, लेकिन वहाँ मिताली नहीं होती। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, कहाँ हैं आप? बहू, मैं तेरे पापा जी के पास हूँ। श्रुति जल्दी से दिनेश लाल के कमरे में आती है। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी श्रुति की नजर दिनेश लाल पर पड़ती है, जिनकी तबीयत फिर से बहुत खराब लग रही होती है। अरे बहू, जल्दी विजय को बुला कर ला, देख तेरे पापा की तबीयत फिर बिगड़ गई है। थोड़ी देर में पूरा परिवार कमरे में इकट्ठा हो जाता है। मैं कह रही थी ना, शादी में ज्यादा उछल कूद मत कीजिए, लेकिन बेटे की शादी की खुशी में सारी ताकत लगा दी, अब तबीयत खराब करके बैठ गए। मम्मी, आप पापा का ध्यान रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत फोन करना। श्रुति, तुम भी मम्मी के साथ रहना। जी। इतना कहकर विजय तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है और शाम को जब विजय ऑफिस से लौटता है तो सीधे अपने कमरे में जाता है, जहाँ श्रुति कपड़े सजा रही होती है। तो मैडम, आज का दिन कैसा रहा? पापा की तबीयत और तो नहीं बिगड़ी? नहीं, तबीयत तो ठीक रही, पर आज मेरी पहली रसोई थी, वो हो ही नहीं पाई। क्यों? सुबह नाश्ता बना नहीं, दोपहर में मम्मी जी पूरा समय पापा जी के साथ थी। तो अब कर लो पहली रसोई, दिन हो या रात, क्या फर्क पड़ता है? बात तो सही है। इतना कहकर श्रुति किचन में आ जाती है और अलग अलग तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर सबको परोसती है। बहू, खाना बहुत अच्छा बनाया है। सच में अच्छा है। तभी दिनेश लाल मुंह बना लेते हैं। ये कैसा खाना है, नमक ही नहीं है, मिर्च भी नहीं, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। पर पापा जी सब कुछ तो बराबर डाला हुआ है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दूसरा बना देती हूँ। रहने दो, मैं खीर खा लूंगा। दिनेश लाल थोड़ी खीर खाकर उठ जाते हैं। बाद में मिताली श्रुति को समझाती है। बहू, जब तेरे पापा जी की तबीयत बिगड़ती है ना, तो उनका टेस्ट चला जाता है, शरीर भी ढंग से काम नहीं करता है। ओह। अगली सुबह दिनेश लाल को कमजोरी महसूस हो रही होती है, तो मिताली दूध में ड्राई फ्रूट मिलाकर लाती है। आपकी तबीयत खराब है, ताकत की जरूरत है, ये दूध पी लीजिए। नहीं पीना मुझे, मैं अपने हाथ से पिला रही हूँ। फिर मिताली दिनेश लाल को अपने हाथों से दूध पिलाने लगती है और उधर कमरे में श्रुति विजय से बात कर रही होती है। अभी हमारी शादी हुई है, हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। तुम हनीमून पर जाना चाहती हो? हाँ, हर नया जोड़ा जाता है। पापा की तबीयत खराब है, उन्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। मम्मी जी है ना, हम इंडिया में रहेंगे, जरूरत पड़ी तो तुरंत आ जाएंगे, बस 1 हफ्ते के लिए चलो ना। अच्छा ठीक है, मैं मम्मी से बात करता हूँ। इतना कहकर विजय मिताली के पास आता है। मम्मी, हम सोच रहे थे कुछ दिन के लिए कहीं घूम आए। हाँ हाँ बेटा, नई नई शादी हुई है, जरूर जाओ, कहीं अच्छी जगह जाना। मम्मी जी, मुझे पहाड़ों पर घूमने जाना है। अगले ही दिन दोनों पहाड़ों पर जाने के लिए टिकट करवा लेते हैं और निकल जाते हैं। पहाड़ के बीच दोनों खूब तस्वीरें खिंचवाते हैं, ड्रोन शूटिंग करवाते हैं और पैराग्लाइडिंग करते हैं। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन मिताली का फोन आता है और श्रुति फोन उठाती है। जी मम्मी जी। बहू, जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अभी तो हम आए हैं,
इतनी जल्दी कैसे लौट जाए? मम्मी जी, हमारी टिकट अभी 3 दिन बाद की है, बीच में टिकट मिलना मुश्किल है, हम 3 दिन बाद ही आ पाएंगे। इतना कहकर श्रुति फोन काट देती है और ऐसे ही अगले दिन आइए, आपको नहला देती हूँ, गर्म पानी तैयार है। मिताली बाल्टी में गर्म पानी लेती है, कपड़ा भिगोती है और धीरे धीरे दिनेश लाल के कंधे, हाथ और चेहरे पोंछने लगती है। आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ। फिर मिताली दिनेश लाल को कमरे में लिटा देती है। आप आराम से लेटिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मिताली किचन में जाकर जल्दी से दलिया बनाती है और कटोरी में लेकर कमरे में आती है। लीजिए, मुंह खोलिए, थोड़ा सा खा लीजिए। दिनेश लाल बिल्कुल चुप पड़े रहते हैं, न आंखें खोलते हैं न मुंह। उठिए उठिए, इतना भी क्या सुना, पहले खाना खा लीजिए। मिताली का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो जल्दी से दिनेश लाल के सीने पर हाथ रखती है। ये धड़कन क्यों महसूस नहीं हो रही? मिताली कांपते हुए अपना कान दिनेश लाल के सीने पर लगाती है। हे भगवान, इनके दिल की धड़कन ही नहीं चल रही है। मिताली के हाथ कांपने लगते हैं। वो तुरंत फोन उठाकर विजय को कॉल करती है। बेटा, जल्दी घर आ जा, तेरे पापा उठ नहीं रहे, उनकी धड़कन भी नहीं चल रही है। फिर विजय तुरंत श्रुति को लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है और रात होने तक घर पहुंच जाता है। वो तेजी से दिनेश लाल के कमरे में जाता है और दिनेश लाल की नब्ज देखता है, सीने पर हाथ रखता है। देख बेटा, तेरे पापा उठ नहीं रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मी, पापा अब नहीं रहे। मिताली जोर से चीख पड़ती है। श्रुति दौड़कर मिताली को संभालती है। अगले दिन सभी रिश्तेदार हॉल में आते हैं। तभी राघव विजय के पास आता है। भैया, देर मत कीजिए, समय हो गया है। सभी रिश्तेदार मिलकर दिनेश लाल के पार्थिव शरीर को उठाते हैं। मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए, अब मैं किसके सहारे, अब मैं किसके लिए जीऊंगी? भगवान, मुझे भी उठा ले। वो अपनी चूड़ियां आपस में टकराकर तोड़ देती है। फिर सभी मिताली को संभालते हैं और पार्थिव शरीर को दफनाकर कुछ देर बाद सब घर लौट आते हैं। घर आकर मिताली सीधे दिनेश लाल के कमरे में जाती है और बिस्तर के पास बैठ जाती है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ता हो गया, मम्मी जी अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही हैं। पता नहीं उनकी हालत कैसी होगी। वो धीरे धीरे मिताली के कमरे की ओर बढ़ती है, जहाँ दरवाजा हल्का खुला होता है। अंदर से आवाज आती है। अरे, आप तो मेरा पहला प्यार है, आपको छोड़कर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? पहले प्यार को भला कोई भूलता है? मैं चाहे जितनी मॉडर्न सास बन जाऊं, अपना पहला प्यार थोड़ी भूलूंगी। श्रुति चौंक जाती है। वो दरार से अंदर झांकती है और देखती है कि मिताली बिस्तर के पास बैठी है, जैसे किसी से बात कर रही हो। मम्मी जी किससे बात कर रही हैं? पहला प्यार? कमरे में तो कोई नहीं है, कहीं सटिया तो नहीं गई? तभी अचानक मिताली की नजर दरवाजे की ओर जाती है। श्रुति घबरा जाती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और रात में जब विजय घर आता है तब श्रुति विजय से, पता है, आज मैंने मम्मी जी को देखा, वो कमरे में अकेले बैठकर किसी से बात कर रही थी। मैंने अंदर देखा तो कोई नहीं था, वो ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। क्या? हाँ, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। देखो श्रुति, मैं अपने पापा को खो चुका हूँ, मम्मी को नहीं खोना चाहता। विजय श्रुति का हाथ पकड़ लेता है। तुम एक औरत हो और एक औरत का दुख समझ सकती हो। प्लीज मम्मी से थोड़ी बॉन्डिंग बनाओ। वो 1 हफ्ते से कमरे से बाहर नहीं निकली हैं। उन्हें इस दुख से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं मम्मी जी का पूरा ध्यान रखूंगी, उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन दोपहर में श्रुति किचन में सब्जी काट रही होती है। खाना बना लेती हूँ, उसके बाद खाना विजय के ऑफिस पहुँचा दूंगी और आज तो मम्मी जी को भी पकड़कर खाना खिला ही दूंगी। उसी वक्त हॉल से मिताली गुजरती है। अरे, ये तो मम्मी जी हैं। मम्मी जी इतनी दोपहर में कहाँ जा रही है? 1 हफ्ते से तो कमरे से बाहर नहीं निकली। श्रुति किचन के दरवाजे से बाहर झांकती है और देखती है कि मिताली घर के दरवाजे से बाहर निकलकर जा रही है। चलो कोई बात नहीं, मम्मी जी कहीं तो बाहर निकली, अब थोड़ा टेंशन कम होगा। श्रुति फिर किचन के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और शाम हो जाती है। विजय घर लौटता है। श्रुति, मम्मी कहाँ है? पता नहीं, दोपहर में बाहर गई थी। तभी मिताली घर आती है। आप इतनी देर तक कहाँ बाहर चली गई थी? कहीं नहीं, बस ऐसे ही बाहर गई थी। श्रुति की नजर मिताली की साड़ी पर पड़ती है, जहाँ मिताली के घुटनों के पास मिट्टी लगी होती है। ये क्या, घुटनों में मिट्टी लगी है? गिर गई थी क्या? बहू, तुम मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत पूछो। जैसे भी लग गई होगी लग गई होगी, मुझे क्या पता कैसे लग गई। इतना कहकर मिताली अपने कमरे की ओर चली जाती है। और फिर रात में डाइनिंग टेबल पर, मम्मी तुम ऐसे ही हमेशा हमारे साथ बैठकर खाना खाया करो। हाँ, मैं अब से ऐसे ही खाना खाऊंगी। और बहू, आज खाना भी अच्छा बना है। फिर खाना खाकर सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। ऐसे ही अगली दोपहर श्रुति छत पर कपड़े फैला रही होती है।
तभी पड़ोसन, अरे बहू जरा देखना तेरी सास कहाँ जा रही है अकेले। तभी श्रुति नीचे की तरफ देखती है कि मिताली घर से बाहर अकेले कहीं जा रही होती है। अरे आंटी ऐसे ही टहलने जा रही होंगी। अरे माँ जी कल भी इसी टाइम पर बाहर गई थी और आज भी। क्या बात है, कहाँ जा रही है ऐसे? ऐसे ही शाम होती है और विजय घर आता है। श्रुति, मम्मी कहाँ है? वो तो बाहर गई है, अभी तक आई नहीं है। अभी तक नहीं आई? शाम के 7 बज चुके हैं। आती होंगी, रोज इसी टाइम पर आती है। इंतजार करते करते रात के 9 बज जाते हैं। तभी मिताली घर के अंदर आती है। मम्मी जी आज इतनी देर कहाँ लग गई? आपने बताया भी नहीं आप कुछ दिनों से रोज दोपहर को कहाँ निकल जाती हैं और शाम को आती हैं। बहू तो बार बार मुझसे क्या पूछती है मैं कहाँ चली जाती हूँ? अब मैं कहीं भी जाऊँ तो क्या तुझे बता कर जाना पड़ेगा? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, उसने ऐसा थोड़ी कहा। मैं कहीं पर भी जाऊँ तुम्हें क्यों बताऊँ? इतना कहकर मिताली अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। मम्मी जी खाना तो खाते जाइए। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम लोग खा लो। इतना कहकर मिताली अपने कमरे में चली जाती है। फिर विजय और श्रुति खाना खाकर सो जाते हैं और फिर अगले दिन श्रुति बाथरूम में कपड़े धो रही होती है। मम्मी जी अकेलेपन की वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं। आज उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ, शायद उनका मन ठीक हो जाए। श्रुति कपड़े धोकर किचन में आ जाती है और पनीर की सब्जी, लच्छा पराठा और कुछ मीठा भी बनाती है। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। आज तो मम्मी जी खुश हो जाएंगी। अब घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर श्रुति घर के छोटे मोटे काम करने लगती है। वही मिताली चुपचाप किचन में आती है। आज बहू ने मेरे पहले प्यार की पसंदीदा सब्जी बनाकर बहुत अच्छा किया। थोड़ा पनीर और लच्छा पराठा अपने पहले प्यार के लिए पैक कर लेती हूँ। टिफिन लेकर मिताली धीरे से घर से बाहर निकलती है और थोड़ी देर बाद श्रुति किचन में आती है। सब्जी में चम्मच, सब्जी किसने निकाली और पराठा भी कम है। और ये मम्मी जी आज फिर इसी वक्त कहाँ जा रही हैं? होना हो मम्मी जी ही पनीर और पराठा लेकर गई होंगी। श्रुति खिड़की से झांकती है और देखती है कि मिताली गली पार करके आगे बढ़ रही होती है। क्यों ना आज मम्मी जी कहाँ जाती है ये पता कर लूं। श्रुति चुपचाप मिताली का पीछा करने लगती है और धीरे धीरे मिताली एक कपल पार्क के पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। आपको क्या लगा था मैं अपने पहले प्यार की पसंद भूल जाऊंगी? ये देखिए आपके लिए पनीर और लच्छा पराठा लेकर आई हूँ। मिताली अपने पहले प्यार से बात कर रही होती है। तभी झाड़ियों में छुपी श्रुति, ये क्या, पहले प्यार से छुपकर मिलने वाली मॉडर्न सास मेरे पल्ले पड़ गई। ससुर जी के मरे अभी 1 महीना नहीं हुआ और मेरी मॉडर्न सास यहाँ पर। छीछी। मिताली को अपने पहले प्यार से बात करते हुए देख श्रुति हैरान परेशान अपने घर चली जाती है। मैं पहले पूरी सच्चाई पता कर लेती हूँ, फिर अपनी सास को रंगे हाथ पकड़ूंगी। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन श्रुति एक छोटा सा मिनी माइक लाती है। ये है मिनी माइक। मम्मी जी को पता तक नहीं चलेगा कि मैं उनकी बातें सुन रही हूँ। वो चुपके से मिताली के कमरे में जाकर एक कोने में माइक छुपा देती है और अपने कमरे में आकर फोन पर सुनने लगती है। थोड़ी देर बाद मिताली कमरे में आती है। वो कोने में रखी दिनेश लाल की पुरानी छड़ी उठाती है और उसे सीने से लगाकर बात करने लगती है। आपको क्या लगा था मैं अपने पहले प्यार की गिफ्ट एनिवर्सरी भूल जाऊंगी? नहीं, कभी नहीं। जब हम लोग पहली बार मिले थे तब हमने जैसे एनिवर्सरी मनाई थी आज भी वैसे ही मनाएंगे। हाँ, विधवा हूँ इसलिए आपके दिए हुए कपड़े तो नहीं पहन सकूंगी क्योंकि समाज के लोग बातें बनाएंगे, पर अपने पहले प्यार के साथ मैं अपनी एनिवर्सरी अपने नए अंदाज में मनाऊंगी जैसे जवानी में मनाती थी। मिताली की सारी बातें माइक से अपने कमरे में बैठी श्रुति सुन रही होती है। अच्छा तो ये बात है, अपने कमरे में पहले प्यार को बुलाकर बातें कर रही हैं। अभी रंगे हाथ पकड़ती हूँ। श्रुति मिताली के कमरे के पास आती है। ये क्या है बहू, ऐसे अचानक किसी के कमरे में घुसते हैं? श्रुति चारों तरफ नजर दौड़ाती है। कमरे में कोई नहीं है, सिर्फ मिताली और उनके हाथ में छड़ी। नहीं मम्मी जी, मुझे लगा गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मेरी मॉडर्न सास बहुत चालाक है, मेरे आने से पहले अपने पहले प्यार को भगा दिया। कोई बात नहीं, कभी तो पकड़ी जाएंगी। अगले दिन मिताली एक थैले में कुछ सामान रखकर चुपचाप घर से निकलती है। श्रुति मिताली को खिड़की से देख लेती है। मेरी मॉडर्न सास फिर अपने पहले प्यार से मिलने जा रही हैं। आज तो फोटो वीडियो क्लिक कर लूंगी। श्रुति मिताली का पीछा करते हुए एक कपल पार्क में पहुंच जाती है, जहां मिताली एक पार्क में जाकर खाली कुर्सी पर बैठ जाती है और एक थैले से एक छोटा सा केक निकालती है और फोन सामने रखती है और कुछ पुरानी फोटोज सजा देती है। अच्छा, तो वीडियो कॉल पर पहले प्यार से बातें हो रही है, ठीक है। वो अपना फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर देती है। हैप्पी एनिवर्सरी मेरे पहले प्यार, आज हम दोनों की पहली मुलाकात की सालगिरह है। कुछ तो खास होना चाहिए था, इसीलिए आपकी फेवरेट वेनिला फ्लेवर वाला केक लाई हूँ। मिताली केक का टुकड़ा उठाकर मुस्कुराते हुए खाने लगती है। वहीं ये सब श्रुति अपने फोन में शूट कर लेती है। इतनी फुटेज काफी है,
मम्मी जी ने अपने मुंह से कह दिया कि पहले प्यार से मिलने आई हैं। फिर श्रुति जल्दी से घर लौट आती है और सारी बातें विजय को बता देती है। आने दो आज मम्मी को, पूछूंगा उनसे क्या चक्कर है उनके पहले प्यार का। ऐसे ही फिर रात को मिताली घर लौटती है। कहाँ से आ रही हो मम्मी, क्या कर रही थी वहाँ? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर गई थी। बंद करो माँ ये गंदी हरकतें, मुझे सब पता है। तुम अपने पहले प्यार से मिलने गई थी। आज आपकी और पापा की एनिवर्सरी है। पापा को गए कुछ ही महीने हुए हैं और तुम ये सब। चुप हो जा, जुबान संभाल कर बात कर। तू अपनी माँ से बात कर रहा है। माँ से नहीं, ऐसी औरत से जिसे अपने पति से प्यार तक नहीं था और पहले प्यार के पीछे पागल हुई फिर रही है। बहू, जब पूरी बात पता ना हो तो नहीं बोलना चाहिए। इल्जाम लगाने से पहले मेरी बात तो सुनो। क्या सुने? मैंने अपनी आँखों से देखा है आपको और फोन में सबूत भी है जो मैंने विजय को दिखा दिया है। माँ अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार ऐसी औरत के साथ रहे। निकल जाओ मेरे घर से। बेटा, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं चली जाती हूँ। विजय मिताली को घर से बाहर निकाल देता है और मिताली वृद्धाश्रम में रहने लगती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। देखिए, प्रॉपर्टी की सारी डील आपके नाम हो जाएगी, लेकिन पुराने डॉक्यूमेंट में जो फोन नंबर है वो बंद आ रहा है। अरे हाँ, वो नंबर तो माँ का था। उनका फोन तो उनके कमरे में ही बंद पड़ा है। ठीक है, मैं वो फोन चालू करके आपको कॉल करता हूँ। विजय मिताली के कमरे में जाकर अपनी माँ मिताली का फोन चालू करता है और वकील को फोन करने के लिए कॉल लॉग चेक करने लगता है। ये क्या, पापा के देहांत वाले दिन आखिरी कॉल मेरा है? उसके बाद तो मम्मी ने किसी से बात नहीं की, पर ऐसा कैसे हो सकता है? श्रुति ने तो कहा था कि वो अपने पहले प्यार से बातें करती हैं। विजय मिताली के फोन की गैलरी खोलता है और उसमें सिर्फ दिनेश लाल की तस्वीरें होती हैं। गैलरी में तो सिर्फ पापा की फोटो है और हर फोटो में ये डेट मार्क क्यों है? वो आज की तारीख पर नजर डालता है। आज की डेट पर भी प्रेग्नेंट मिताली की फोटो मार्क होती है। क्या ये सब माँ ने हमारी फैमिली मोमेंट को मार्क करके रखा है? विजय मिताली की ड्रॉर खोलता है और अंदर से एक पुरानी डायरी निकालता है। डायरी के पहले पन्ने पर एक पेड़ का पत्ता और एक डेट लिखी होती है। दूसरे पन्ने पर एक गुलाब का फूल और एक डेट लिखी होती है। इन सब के बारे में तो मम्मी से ही पूछना पड़ेगा। विजय तुरंत वृद्धाश्रम आता है और मिताली से कहता है, माँ, तुमने किसी जगह किसी सामान की डेट को मार्क करके क्यों रखा है? और डायरी में पत्ते कैसे हैं? बेटा, वो पत्ता इस पेड़ का है जिसकी फोटो तूने देखी थी, जहाँ मैं बैठकर केक काट रही थी। इस पेड़ के नीचे मैं और मेरा पहला प्यार पहली बार मिले थे। मम्मी, तुम यहाँ भी अपने पहले प्यार से बात करती हो? मैं क्या, यहाँ की हर औरत अपने पहले प्यार से बात करती है। सबका पहला प्यार? हाँ, मेरा पहला प्यार दिनेश लाल। बेटा, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, बस इतना कर, उनकी छड़ी मुझे भेज दे। माँ, आपके पहले प्यार का मतलब पापा से था। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज घर वापस चलिए। नहीं बेटा, मुझ जैसी बदचलन औरत तेरी बीवी को बिगाड़ देगी। नहीं मम्मी, ऐसा मत कहो। प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटा, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती हूँ। वो देख, आश्रम में मेरे कमरे की बालकनी में रोज मेरा पहला प्यार मुझसे बातें करने आता है। मैं अपने पहले प्यार को छोड़कर नहीं जा सकती। ये सुनते ही विजय फूट फूट कर रोने लगता है और मिताली के पैरों पर गिर जाता है। तभी वृद्धाश्रम में कुछ कर्मचारी, चल निकल, पहले अपनी माँ को घर से निकाल देते हो और फिर प्रॉपर्टी के लालच में उनके पैर पकड़ने यहाँ चले आते हो। वृद्धाश्रम के कर्मचारी विजय को वृद्धाश्रम से बाहर निकाल देते हैं और विजय अपनी गलती का एहसास करते हुए घर चला आता है। आ गए अपनी पहले प्यार वाली माँ से मिलकर। श्रुति, ऐसा मत कहो। तुम जैसा सोच रही हो मम्मी वैसी नहीं है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। आपकी मम्मी बहुत चालाक है, उनकी बातों में मत फंसिए। क्या कहा उन्होंने? मम्मी का पहला प्यार पापा है। मम्मी पापा से बात करने उनकी फेवरेट जगह पर जाया करती थी और आज वो वापस आने से मना कर रही हैं। अरे, उस बच्चलन औरत ने रंगरलिया मनाने के लिए वृद्धाश्रम में अपना पहला प्यार ढूंढ लिया होगा, इसीलिए नहीं। इतना सुनते ही विजय गुस्से में उठता है और श्रुति को एक थप्पड़ लगा देता है। निकल जा मेरे घर से। तूने ही मुझे उल्टी सीधी चीज सिखाकर मेरे हाथों से मेरी माँ को घर से बाहर निकलवा दिया। मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ, ऐसे आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। नहीं है तू मेरी पत्नी, निकल जा मेरे घर से। डिवोर्स पेपर तुझ तक पहुँच जाएंगे। इतना कहकर विजय श्रुति को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और खुद घर की दहलीज पर बैठकर रोने लगता है। काश मैंने श्रुति की बात ना मानी होती तो आज मेरी मम्मी और श्रुति दोनों मेरे साथ होती। मेरी गलतफहमी ने एक माँ बेटे को बिछाड़ दिया और मेरा बसा बसाया परिवार छीन लिया। अब मुझे कभी अपने पहले प्यार से बात करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आज पूरी रात मैं अपने पहले प्यार से बात करूंगी।
मिताली अपनी बालकनी में खड़ी आसमान को देखते हुए अपने पहले प्यार से बात करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ श्रुति और विजय अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे होते हैं।